नास रुको, साइंस का ये कॉन्सेप्ट स्किप किया ना तो एग्जाम में डायरेक्ट नंबर गए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सारथी में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड और तारों के एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें शून्य से अनंत तक ले जाएगा। और ये टॉपिक बीपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं और अक्सर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि रट्टा नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा। हम बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक पूरा विज्ञान समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये ब्रह्मांड है, ये सब कुछ बना कैसे? सबसे मान्य सिद्धांत तो बिग बैंग है। हाँ, बिग बैंग। पर इसका मतलब क्या? एक महाविस्फोट है? बिल्कुल, पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत हैं। देखिए, 1929 में एडविन हबल ने ये साबित किया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। फैल रहा है? कैसे? एक गुब्बारे की तरह? हाँ बिल्कुल, गुब्बारे की तरह। हबल का एक नियम भी है, V = HD, जो आसान भाषा में बस यही बताता है कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और जानते हैं कितनी आकाशगंगाएं हैं? लगभग 100 अरब। 100 अरब। और यहाँ से एग्जाम अलर्ट, एक नंबर का सीधा सवाल बनता है। क्या? ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है? याद रखिए, 15 से 19 बिलियन वर्ष के बीच। इसे नोट कर लीजिए। ओके, 15 से 19 बिलियन वर्ष। पर अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चला भी सब कुछ दूर जा रहा है? इसका जवाब है रेड शिफ्ट में। रेड शिफ्ट? ध्यान से सुनना, ये डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट जैसा है। जैसे कोई ट्रेन दूर जाती है तो उसकी आवाज बदल जाती है ना। हाँ, पिच कम हो जाती है। बस वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली प्रकाश की तरंगे, मतलब लाइट वेव्स, खिंच जाती हैं। अच्छा। और जब प्रकाश की तरंगे खिंचती हैं तो उसका स्पेक्ट्रम लाल रंग की ओर झुक जाता है। बिल्कुल, और यही रेड शिफ्ट है, ब्रह्मांड के फैलने का सबसे बड़ा प्रमाण। ये तो कमाल है। और एक और एग्जाम अलर्ट, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये अक्सर पूछा जाता है। ये क्या है? जवाब है MPC, यानी मेगा पार्सेक। मेगा पार्सेक, ठीक है। तो हमारा ब्रह्मांड इन मंदाकिनियों यानी गैलेक्सीज से भरा है। हाँ, और आसान भाषा में कहें तो ये तारों, गैस और धूल का एक विशाल शहर है जो गुरुत्वाकर्षण से, मतलब ग्रेविटी से बंधा है। तो क्या ये सब एक जैसी होती हैं? नहीं, ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। सबसे ज्यादा, लगभग 80% है सर्पिल, मतलब स्पाइरल। हमारी मिल्की वे की तरह। हाँ, हमारी मिल्की वे की तरह। फिर आती हैं दीर्घवृत्तीय, इलिप्टिकल, जो 17% है। और आखिर में अनियमित, इर्रेगुलर, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो सिर्फ 3% है। एक मिनट, यहाँ एक एग्जाम का फैक्ट है जो शायद पूछा जा सकता है। मंदाकिनियों को उनकी विशालता के कारण द्वीप, ब्रह्मांड या आइलैंड यूनिवर्सेस भी कहा जाता है। सही कहा। तो अब बात करते हैं हमारे घर की। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। और इसका आकार सर्पिल है। हमारा सूर्य इसके केंद्र में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक किनारे पर, एज पर स्थित हैं। और ये किनारा भी कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? अंदाजा ऐसी बात से लगाइए कि सूर्य को गैलेक्सी के केंद्र का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। 25 करोड़ साल? हाँ, और इस समय को एक कॉस्मोस ईयर कहते हैं। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी मंदाकिनी कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। और एक और जरूरी एग्जाम फैक्ट, हमारी मंदाकिनी का व्यास, मतलब डायमीटर, लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष है। ये आंकड़ा सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ओके, तो अब आते हैं तारों पर। ये तारे इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इसका राज है नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में। मतलब इसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं? हाँ, और इस प्रोसेस में जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। और तारों का ईंधन क्या होता है? इसमें 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम होता है। यहाँ पर एस्पिरेंट्स अक्सर गलती करते हैं। कहाँ पर? तारे के रंग और तापमान के संबंध में। याद रखें, नीला रंग सबसे ज्यादा तापमान दिखाता है और लाल रंग सबसे कम। ये तो उल्टा लगता है। उल्टा लगता है, पर यही सही है। अच्छा, और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है, उसके बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में घुमाकर कई बार पूछी गई है, वो क्या है? तारे का रंग, उसका कलर, उसके पृष्ठ तापमान, मतलब सरफेस टेम्परेचर का सूचक होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि तारे जन्म कैसे लेते हैं और मरते कैसे हैं।
मतलब इनका लाइफ साइकिल क्या है? इसकी शुरुआत गैस और धूल के बादलों के संकुचन से, कंडेंसेशन से होती है। मतलब ग्रेविटी उन्हें सिकोड़ती है? हाँ, और इससे तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब हाइड्रोजन जलने लगता है यानी फ्यूजन शुरू होता है, तब तारा चमकने लगता है। बिल्कुल, इसी शुरुआती रूप को आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। एक सवाल यहाँ बनता है, पूछिए। नाभिकीय संलयन शुरू होने के लिए कितना तापमान जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल। 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तब क्या होता है? तब वो मरने लगता है, उसका बाहरी हिस्सा फैलने लगता है और ठंडा होकर लाल दिखता है। और इसे ही रक्त दानव या रेड जाइंट कहते हैं। सही। हमारा सूर्य भी करीब 500 मिलियन साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद पृथ्वी को निगल लेगा। और इस अवस्था में एक नया फ्यूजन शुरू होता है। हाँ, अब हीलियम कार्बन में बदलने लगता है। तो तारे का अंत कैसे होगा, ये कौन तय करता है? ये तय होता है एक सीमा से, जिसे भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खोजा था। चंद्रशेखर सीमा? हाँ, चंद्रशेखर सीमा। ये है 1.44 सौर द्रव्यमान। मतलब हमारे सूर्य के मास का 1.44 गुना। बिल्कुल, और यही सीमा तारे का भविष्य तय करती है। कैसे? अगर द्रव्यमान 1.44 से कम है तो तारा श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और अगर ज्यादा है तो? अगर द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनेगा। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना? हाँ, और ये लिमिट 1.44 m एग्जामिनर्स का पसंदीदा सवाल है। तो चलिए इन 3 रास्तों को समझते हैं। पहला रास्ता श्वेत वामन। ये कम द्रव्यमान वाले तारों के अवशेष है। इनका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इन्हें जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। हाँ, और जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाता है तो कृष्ण वामन या ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सीरियस तारे के पास एक श्वेत वामन देखा गया है। ठीक है, अब दूसरा रास्ता न्यूट्रॉन तारा। ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे भारी तारों के अवशेष है। इनका घनत्व भयानक होता है। कितना? 10 की पावर 17 kg पर क्यूबिक मीटर। सोचिए, एक चम्मच पदार्थ का वजन एक पहाड़ के बराबर। बाप रे। और पल्सर क्या होता है? जब यही न्यूट्रॉन तारा तेजी से घूमता है और रेडियो तरंगे छोड़ता है तो इसे पल्सर कहते हैं। ओके, और अब तीसरा और सबसे रहस्यमयी रास्ता कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। ये तब बनता है जब कोई बहुत भारी तारा मरता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण में धंस जाता है। इसका खिंचाव इतना तेज होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल, और इसकी सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन। ये सवाल भी आ सकता है कि ब्लैक होल की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? हाँ, ये जरूरी है। जवाब है मिचेल। मिचेल, ठीक है। आखिर में बात करते हैं तारामंडल की। कॉन्स्टेलेशंस, ये क्या है? ये तारों का समूह है जो आकाश में एक विशेष आकृति बनाता है। जैसे कि? कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सिंटोरस, दिशा ज्ञान में मदद करने वाला सप्तऋषि। यर्सा मेजर। हाँ, और ओरियन जिसे हंटर भी कहते हैं। यहाँ एक क्लासिक जी के प्रश्न है। ध्रुव तारा पोलैरिस हमेशा उत्तर दिशा में रहता है और ये एरासा माइनर का हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर तारों के अंत तक का पूरा सफर तय किया। ये टॉपिक भूगोल और विज्ञान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और मेरा सुझाव है कि इन तथ्यों का एक चार्ट बनाकर याद रखें। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही आसान एग्जाम फोकस साइंस लेक्चर्स के लिए ज्ञान सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का सही सारथी।